we are examining the impact of the bottlenecks in the battle. Here in the US and Iran war, two important bottlenecks have become critical for the global energy situation. One is Strait of Hormuz and another is Bab el-Mandab. Strait of Hormuz as well as Bab el-Mandab are within the territorial waters, contiguous zone, and I would even say the exclusive economic zone of Iran and Yemen. So my request to you is, the wars are not fought with the kinetic power of the army, air force, navy, missiles, even nuclear powers, but fought with the strategy of strangulating the resources. While USA tried to target all the resource centers of the Iran targeted the waterways and the straits in a way that the country is inimical to the interests of the Iran. Kuwait, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, they who also give their bases to the Americans, they do not do their economic transactions through their legitimate territorial waters of the Strait of Hormuz. So now what is going to happen? In the days to come, Iran will definitely open the Strait of Hormuz. But for every passing cargo, there will be a penalty to pay. Whether call it as a penalty, call it as a royalty, or call it as a war compensation for the damages suffered by Iran at the behest of the inimical country, neighboring countries supporting them. But this penalty is something Iran will definitely extract from the rest of the world for the silence the world remains for the sufferings of the people of Iran. Thank you. नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगभग घुटनों पर ला दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉर्मस संकट की और इसके स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक सुबह हम उठें और पता चले कि दुनिया की 20% यानी 5वां हिस्सा एनर्जी सप्लाई बस गायब हो गई है, रातों रात। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। ये तस्वीर उन्हीं भयानक नतीजों में से एक है जिसका दुनिया को सामना करना पड़ा। और साल 2026 में दुनिया को इस सवाल का जवाब मिल ही गया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस संकट के केंद्र को, जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी अड़चन। तो ये पूरा संकट शुरू हुआ जब ग्लोबल ट्रेड की इस लाइफलाइन यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी को सील कर दिया गया। जैसा कि इस मैप पर दिख रहा है, ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, और इसका बंद होना मतलब था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घोट देना। तो सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 2025 में, जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने लगी। जल्द ही ये टेंशन हमलों और जवाबी हमलों में बदल गई। और फिर 2026 की शुरुआत में ईरान ने वो कर दिया जिसकी दुनिया उम्मीद तो कर रही थी, पर चाहती नहीं थी। उसने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी, और बस कुछ ही महीनों में उस धमकी को हकीकत में बदल दिया। अब समझते हैं कि आखिर एक छोटी सी जगह पूरी दुनिया के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। ये नंबर देखिए, 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल हर एक दिन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उतना तेल है जो ग्लोबल मार्केट से अचानक गायब हो गया था। इसका सीधा मतलब था दुनिया की एनर्जी सप्लाई में एक बहुत बहुत बड़ा गैप। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये जगह कितनी क्रिटिकल है। दुनिया का 30% समुद्री तेल का व्यापार यहीं से गुजरता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया की 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी यहीं से होती है। मतलब ये ग्लोबल एनर्जी की मेन आर्टरी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोक पॉइंट है। इससे ज्यादा सीधे शब्दों में इसकी अहमियत नहीं समझाई जा सकती। तो सवाल ये उठता है कि ईरान जैसी एक मिलिट्री पावर इस रास्ते को रोक कैसे पाई? जवाब है असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। मतलब एक बड़ी और ताकतवर सेना से लड़ने के लिए छोटी, तेज और गैर पारंपरिक रणनीतियों का इस्तेमाल करना। ईरान ने भी यही किया। माइंस और छोटी हमलावर नावों का इस्तेमाल करके इस तंग रास्ते को एक तरह से अभेद्य बना दिया।
अच्छा, तो अब जब हम संकट की जड़ को समझ चुके हैं तो चलिए इसके असर को देखते हैं जो एक ग्लोबल सुनामी के तरह था। सबसे पहला और सीधा असर पड़ा तेल की कीमतों पर। संकट से पहले जो तेल $85 प्रति बैरल पर था, पूरी नाकाबंदी के बाद वो $150 तक पहुंच गया। और अगर हालात और बिगड़ते तो ये $180 के भी पार जा सकता था। मतलब दुनिया भर में मंदी और आर्थिक तबाही का सीधा सीधा खतरा। इसका असर पॉलिटिक्स पर भी पड़ा। दुनिया में ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ने लगा। पुराने दोस्त दुश्मन बनते दिख रहे थे। हर देश पर दबाव था कि वो अपना साइड चुने, जिससे दशकों से चले आ रहे ग्लोबल अलायंस भी टूटने की कगार पर आ गए। इकोनॉमिक असर सिर्फ तेल की कीमतों तक नहीं रुका। शिपिंग के इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगे। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि हर तरह की सप्लाई चेन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या कपड़ों की, सब पर बहुत बुरा असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इसका असर आम आदमी पर पड़ा। देखिए, जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो खाने पीने से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है। इससे कई देशों में, खास तौर पर वो देश जो आयात पर निर्भर हैं, वहां लोगों में भारी गुस्सा और अशांति फैल गई। यहां से पता चलता है कि यह संकट कितना कॉम्प्लेक्स है। हर बड़े प्लेयर के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं। ईरान को अपना शासन बचाना है, अमेरिका और इजराइल को एनर्जी सप्लाई सिक्योर करनी है, खाड़ी के देश चाहते हैं कि वो इस लड़ाई से दूर रहें, और भारत चीन जैसे देशों के लिए तो ये सीधे सीधे एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सवाल है। जब सबके मकसद अलग अलग हों तो कोई एक हल निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस संकट से निपटा कैसे जाए। चलिए इसके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस तरह की स्थिति को समझने के लिए हम इतिहास से सबक ले सकते हैं। 1956 का स्वेज संकट कुछ ऐसा ही था। उस वक्त भी ग्लोबल ट्रेड की एक अहम लाइफलाइन काट दी गई थी। इससे हमें पता चलता है कि आज के संकट से निपटने के लिए कितने बड़े और कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत है। इस संकट को मैनेज करने के लिए एक 3 फेज का फ्रेमवर्क सुझाया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म, यानी तुरंत क्या किया जाए। दूसरा है मीडियम टर्म, यानी हालात को स्थिर कैसे किया जाए। और तीसरा है लॉन्ग टर्म, यानी भविष्य के लिए क्या बदलाव किए जाएं। तो पहले 6 महीने सबसे क्रिटिकल थे। इसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी, जैसे जहाज़ों को लंबे लेकिन सुरक्षित रास्तों से भेजना और देशों द्वारा अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल करना, ताकि बाजार में तेल की कमी न हो और कीमतें काबू में रहें। इसके बाद मीडियम टर्म में, यानी अगले 6 से 18 महीनों में, फोकस स्टेबलाइजेशन पर था। जैसे हॉर्मुज को बाईपास करने वाली पाइपलाइनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, जहाज़ों के काफिलों को सुरक्षा देने के लिए एक मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाना, और तेल के लिए नॉर्थ और साउथ अमेरिका या फिर वेस्ट अफ्रीका जैसे नए सप्लायर्स की तरफ देखना। और आखिर में सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म बदलाव। हमें इस संकट से सीखना होगा। हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से इन्वेस्ट करना होगा। हमें अपनी सप्लाई चेन्स को जस्ट इन टाइम से बदलकर जस्ट इन केस मॉडल पर लाना होगा, ताकि भविष्य में कोई एक देश पूरी दुनिया को इस तरह से बंधक न बना सके। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि हॉर्मुज संकट के बाद दुनिया कैसी दिख सकती थी। 2 ही रास्ते थे। बेस्ट केस ये था कि डिप्लोमेसी काम कर जाए और नाकाबंदी धीरे धीरे खत्म हो जाए, और वर्स्ट केस एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध जिसमें सैन्य हस्तक्षेप हो और फिर जवाबी हमले हों और पूरे रीजन से एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप हो जाए। दुनिया वाकई एक बहुत पतली रस्सी पर चल रही थी, और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हॉर्मुज तो बस एक चोक पॉइंट है ना? क्या हमारी दुनिया अगले ऐसे किसी संकट के लिए तैयार है? Key learnings of the ongoing issues of Strait of Hormuz. First, global dependency is risky. Heavy reliance on a single checkpoint creates vulnerability. Countries now need to diversify routes, pipeline, or alternative suppliers. Second, geopolitical drives economics. Even a small conflict can cause oil price hike and supply chain disruption. Third, military presence does not mean it is safe, and asystematic tactics like mines, drones are harder to counter. Fourth, energy diversification is crucial. Fifth, diplomacy is crucial.
dialogues between nations, especially involving United States of America and Iran, is key to stability. Even small agreements can calm markets. And finally, insurance and shipping costs matter. Thank you.